कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 में अध्याय 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। अध्याय 2 का नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। इस अध्याय में हम जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे और जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन शैली के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये जनजातियाँ किस प्रकार के मकानों में निवास करती थी, किस प्रकार के भोजन खाते थे और ये जनजातियाँ अपने आखेट या शिकार के रूप में किस प्रकार की यंत्रों का प्रयोग करते थे, इनके घरों को किस नाम से जाना जाता था, इनकी समाज एवं संस्कृति कैसी थी, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप ध्यान से सुने। बच्चों, अब हम अध्याय पढ़ने से पहले जनजातियों के बारे में पूर्व में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि पृथ्वी पर मानव के रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं। इस लंबे काल में मानव ने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करना सीखा है। विश्व में आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कई जनजातियां आदिम ढंग से अपना जीवन यापन कर रही हैं। उनकी जीवन शैली में विशेष बदलाव नहीं आया। इस प्रकार की जनजातियां शीत प्रदेशों, घने जंगलों, उष्ण एवं शुष्क मरुस्थलों, घास के मैदानों एवं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं। इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, सामाजिक ढांचा, परंपराएं, रीति रिवाज एवं मान्यताएं हैं। इन जनजातियों की अर्थव्यवस्था का आधार खाद्य संग्रहण, आखेट, घुमक्कड़, पशुचारण व आदिम ढंग की निर्वाह कृषि है। जनजातियाँ वास्तव में जैविक समूहों का नहीं वरन सामाजिक एवं सांस्कृतिक समूहों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जनजातियाँ लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाज एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। दोस्तों, पहले हम विश्व के प्रमुख प्रदेशों एवं उनमें निवास करने वाली जनजातियों के बारे में हम एक स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे। उसके बाद में जो भी जनजातियाँ हैं उसके बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम 6 प्रमुख जनजातीय प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें निवास करने वाली जनजातियों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी जनजातियाँ वहाँ पर निवास करती हैं। पहली है ध्रुवीय एवं ठंडे प्रदेशों में जो निवास करती है वो जनजाति है एस्किमो, सेमोइड्स या कुछ जनजाति। दूसरा है विषुवतीय के सघन वनों की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, पिग्मी है, सेमांग है, सकाई है। और तीसरा है उष्ण एवं शुष्क कालाहारी वनस्पति की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, इसमें एकमात्र बुशमैन जनजाति है। दोस्तों, इस कड़ी में चौथा जनजातीय प्रदेश है उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों की जनजातियाँ, जो थी मसाई व बद्दो जनजाति। 5वां प्रदेश समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र, जिसमें प्रमुख रूप से किर्गिज जनजाति पाई जाती है। 6ठा दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, जिसमें है भील, गोंड, संथाल, मीणा और नागा जनजाति। इसी कड़ी में हम सबसे पहले एस्किमो जनजाति के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे और इनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। आर्कटिक प्रदेश में मानव आज भी विकास की प्रारंभिक अवस्था में आखेट, मछली पकड़ना व संग्रह करना एस्किमो जनजाति की आजीविका का मुख्य आधार है। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। बच्चों, इसमें आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, तो उसमें आप बता सकते हो कि कच्चा मांस खाने वाला। यह जनजाति बर्फीले प्रदेशों में निवास करती है। दोस्तों, अब हम एस्किमो जनजाति के लोगों के शरीर की बनावट के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।
इनके शरीर की बनावट में इनका चेहरा सपाट एवं चौड़ा होता है। इनकी त्वचा पीली एवं भूरी होती है और आंखें गहरी कथई एवं तिरछी होती है। इसका कद मझला, नाक चपटी, मुंह चौड़ा व दांत सफ़ेद होते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग घोर संकट के समय अपनी स्थिरता, गंभीरता व अपने विवेक को अडिग बनाए रखते हैं। ये स्वभाव से सरल व हंसमुख प्रकृति के लोग होते हैं। दोस्तों, अगली कड़ी में हम एस्किमो जनजाति के निवास स्थान के बारे में चर्चा करते हैं। एस्किमो जनजाति प्रारंभ से ही आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों तक ही सीमित थी। ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड व उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्रों में रहते हैं। विस्तृत टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में लेप्स तथा उत्तरी साइबेरिया में सेमोइड्स, याकुत, चकची व तुंग नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब हम एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके तहत हम पहले शीतकालीन आखेट, फिर बसंतकालीन आखेट, उसके बाद हम उसके भोजन, वस्त्र, निवास स्थान एवं जो शिकार में काम लेने वाले यंत्र एवं उपकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही हम उनके समाज एवं संस्कृति के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले हम हाकेट के बारे में पढ़ लेते हैं। शिकार करना एस्किमो जनजाति के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। ये शीतकाल व ग्रीष्मकाल में विभिन्न विधियों से शिकार करते हैं। पहले हम शीतकालीन आखेट के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। इस ऋतु में एस्किमो जनजाति समुद्री तट के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं। जब मछली बर्फ में बने छिद्रों में श्वास लेने आती है, तब एस्किमो द्वारा रखी हड्डी की छड़ हिल जाती है। एस्किमो अपने हथियार हार्पून से सील मछली का शिकार करते हैं। इस शिकार पद्धति को माउपाक नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आता है उसमें यही आता है कि किस हथियार से एस्किमो जनजाति शिकार करती है, तो वो हथियार है हार्पून। दोस्तों, एस्किमो जनजाति की हमने पहले शिकार पद्धति के बारे में अध्ययन कर लिया था, तो उसमें जो शिकार करने की पद्धति है उसको माउपाक के नाम से जानते हैं। और माउपाक का शाब्दिक अर्थ है प्रतीक्षा करना। और इसमें जो इस हथियार का प्रयोग करते थे उसको हार्पून के नाम से जान जाते थे। अब हम दूसरी शिकार करने की पद्धति है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो शिकार की दूसरी पद्धति है इतुरपाक, जिसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में शिकारी सील मछली को चारा डालकर बुलाता है तथा दूसरे क्षेत्र में दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही हार्पून से शिकार कर लेता है। सील मछली न केवल भोजन प्रदान करती है, बल्कि वह जलाने के लिए ईंधन भी देती है। सील मछली की चर्बी अन्य जीवों की चर्बी की तुलना में तुरंत व अधिक देर तक जलती है और ताप भी अधिक देती है। हम अगले चित्र में हार्पून हथियार का है वो चित्र के माध्यम से दर्शाएंगे, जिसमें आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एस्किमो जनजाति अपना सील मछली का शिकार करते थे। दोस्तों, आप इस चित्र के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं कि एक शिकारी है, वो एक अपने हाथ में हथियार ले रखा है। इस हथियार को हम हार्पून के नाम से जानते हैं और इस हथियार के माध्यम से ही एस्किमो जनजाति सील मछली का शिकार करते हैं। दोस्तों, हम बसंतकालीन आखेट के बारे में अध्ययन करते हैं। मार्च में सील मछलियाँ श्वास लेने हेतु बाहर आकर धूप सेकने लगती हैं और बाहर आते ही एस्किमो जनजाति के लोग उनका शिकार कर लेते हैं। बसंतकालीन आखेट को उत्तोक के नाम से जानते हैं। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, तो बसंतकालीन आखेट को किस नाम से जाना जाता है, तो उसमें आपको लिखना है उत्तोक के नाम से जाना जाता है। ये किससे शिकारी करते हैं? कुत्तों की मदद से। ये शिकारी कुत्तों की मदद से सील मछली का शिकार करते हैं। बसंत ऋतु में
चमड़े की बनी हुई नाव को परिवहन के रूप में काम में लेते हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है? कयाक। जो नाव काम में लेते हैं उस नाव को किस नाम से जाना जाता है? उसको है कयाक नाम से जाना जाता है। अब हम अगली कड़ी में ग्रीष्मकालीन आर्केड के बारे में चर्चा करते हैं। ग्रीष्मकाल में एस्किमो लोग 12 सींगों का धनुष बाण से शिकार करते हैं। खरगोश, बतख व चिड़ियों का शिकार हल्के भाले से फेंक कर करते हैं। इस जनजाति में रेनडियर संपत्ति व सामाजिक स्तर का मापदंड है। एस्किमो लोगों के जीवन में सील मछली का अत्यधिक महत्व है। कच्चा मांस ही इनका प्रमुख भोजन है। इसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। दोस्तों, हम एस्किमो जनजाति के निवास गृह के बारे में चर्चा करते हैं। इनके घर बर्फ, पत्थर, हड्डियों तथा खालों से बने होते हैं। इनके शीतकालीन बर्फ के मकान को किस नाम से जाना जाता है? इग्लू के नाम से जाना जाता है। 5-6 फीट ऊपर उठे लकड़ी व मछलियों की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को कर्मक कहा जाता है। ग्रीष्मकाल में ये लोग अस्थायी तंबू में निवास करते थे। अब मैं अगली स्लाइड में एक चित्र के माध्यम से आपको जो बर्फ़ के मकान होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, जिसको हम इग्लू के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम एस्किमो जनजाति की अब यंत्र एवं उपकरण के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद में हम अपने अध्ययन को समाप्त करेंगे। इसमें जो पहला होता है वो कयाक है। तो कयाक क्या होती है? वो चमड़े से बनी हुई नाव है जो 5 मीटर लंबी एवं 1.5 मीटर चौड़ी होती है। कयाक से बड़ी होती है उमियाक। ये होती है वल्लू मेल मछली को पकड़ने के काम में ली जाने वाली एक बड़ी नाव होती है। तीसरा है हार्पून, जो सील मछली के शिकार में काम में लिया जाने वाला हथियार है। दोस्तों, इस अध्याय में हमने एस्किमो जनजाति के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। हम अगले पार्ट में बुशमैन एवं भील जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि आप कुछ न कुछ समझ में आया है। यदि वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 2-3 बार रिवीजन करते रहें, जिससे आपको अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से चल सके। धन्यवाद दोस्तों।